विषय को मैं आज रखना चाहूंगा, जिस विषय पर मैं चाहूंगा कि हमारी बात हो, वो ये है कि दो अलग अलग चीजें हैं। एक है ऐतिहासिक रूप से कालक्रम का निर्धारण और एक है पंचांगीय व्यवस्थाओं के अनुसार चीजों को सही करना। तो अभी जो हमारा उद्देश्य है वो बेसिकली पंचांगीय व्यवस्थाओं को सही करने से है, पंचांग सुधार से उसका तात्पर्य है। जब हम ज्योतिष को सीख और समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसकी काल गणना के या कालक्रम के निर्धारण में भी कुछ उपयोगिता पाएंगे, तो जरूर उसको सिद्ध कर सकेंगे। कालक्रम के निर्धारण को लेकर के जो लोग, कई विद्वानों ने इसमें काम करा है और निसंदेह वो बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं, पर कुछ चीजों को लेकर के मैं इस तरह से अपने मत रखना चाह रहा हूं कि जिससे हमें ये अभीष्ट हो कि जो मत है वो सर्वथा ग्राह्य नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि जैसे हमने महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के जन्म के बारे में बात करी कि उनके बारे में इस तरह से कहा गया है, और कुछ विद्वानों ने उसमें प्रयास भी करा और ये देखना चाहा कि भगवान राम का जन्म कब हुआ है, और उसके आधार पर उन्होंने उसकी डेट भी निकाल के दी एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर्स में निकाल करके। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे उनकी कुंडली में कहा गया है, पहली बात तो ज्यादातर जगहों पर मधुमास का वर्णन है। चैत्र मास का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आज की तारीख में जो हमें उपलब्ध है उसमें जरूर लिखा हुआ है, लेकिन अन्य रामायणों में या परवर्ती काल की रामायण के भागों में भी सब जगह मधुमास का जिक्र है, चैत्र मास का जिक्र नहीं है। तो मधुमास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म होता और सभी ग्रह उच्च के हैं। अब आनंद की बात यह है कि यदि सूर्य उच्च का हो तो सूर्य को मेष राशि में होना चाहिए, लेकिन यदि बुध उच्च का हो तो उसे कन्या राशि में होना चाहिए, क्योंकि बुध कन्या में ही उच्च का होता है। फल शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभी मैं अपनी बात को रख रहा हूं। लेकिन सूर्य अगर मेष में है तो बुध मीन या वृषभ, इससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। तो ये जो एक एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया है, ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन जो दिया गया, ये फलित शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी संभव नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मधुमास का होना और 9वीं का होना और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का भी होना, ये तीनों मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। अगर हम गणित से हिसाब लगाएंगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सकता हो। मधुमास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर है 9वीं तिथि में, वो 12 में 108 अंश का ही हो सकता है। सूर्य अगर मेष में है तो सूर्य के भोगांश 0 से लेकर 30 अंश के ही हो सकते हैं। तो चंद्रमा के भोगांश भी हम निकाल सकते हैं कि चंद्रमा जो है कितने अंशों पर हो सकता है, और उसके हिसाब से हम उसके ये भी देख सकते हैं कि नक्षत्र कितने पर हो सकता है। तो आज के जो प्रचलित पंचांग है, इनके हिसाब से अगर हम देखें या इनके सिद्धांतों के हिसाब से भी हम देखें तो यह मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो निश्चित ही यह प्रक्षेप रहा होगा, कभी बाद में जोड़ा गया होगा। लेकिन इसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति भगवान राम के काल का निर्धारण कर रहा है तो उसकी प्रामाणिकता क्या रह जाएगी? नहीं रह जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्योतिष को समझना आवश्यक है, और जब हम ज्योतिष को समझ लेते हैं तब हम इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से विश्लेषित कर पाएंगे, उसका कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। महाभारत के समय के लिए अक्सर हम ये पीढ़ियों की बात करते हैं कि इतनी पीढ़ी हुई, उतने पीढ़ियों में इतने वर्ष होते हैं और ये होते हैं। ठीक है, वो भी एक सोच का विचार है, अच्छा विचार है, उसमें भी संभावनाएं हैं कि हम समय को जो है उस तरह से निकाल सके। लेकिन महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि महाभारत में वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर है। वहां जो पंचांग व्यवस्था उसमें चैत्र वैशाख और जिस तरह से हम तिथियां निकालते हैं ये व्यवस्था ही नहीं है। वहां मध्यम मान से तिथि निकालने की व्यवस्था है। देखिए, महाभारत का एक प्रकरण है, जब विराट के यहाँ जब इनको ये पता चलता है कौरवों को कि महाराज विराट के यहाँ कीचक का वध हो गया है, तो दुर्योधन को यह शक होता है कि वहां कीचक का वध या तो बलराम कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूँ, या भीम कर सकते हैं, और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो उसे लगता है कि वहां जरूर जो है पांडव होने चाहिए। तो वहां जाते हैं। वहां जब जाते हैं, अच्छा, दुर्योधन के मन में यह भी था कि अभी इन्हें 12 वर्ष नहीं हुए, क्योंकि उनकी तो जो द्यूत की शर्त थी वो यही थी कि 12 वर्ष से पहले अगर पकड़े जाएंगे तो 1 वर्ष का और अज्ञातवास बिताएंगे। तो दुर्योधन बड़े उत्साह में जाते हैं और वो
विराट पे अटैक करते हैं और विराट कहीं और भी युद्ध में होते हैं तो अर्जुन और उनका जो पुत्र होता है वो उनका सामना करने आते हैं। तो जब वो आते हैं और दुर्योधन उनको पहचान लेता है तो वो कहते हैं कि इनको जो है 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इन्हें अब दोबारा से वनवास में जाना पड़ेगा। लेकिन भीष्म कहते हैं नहीं, 12 वर्ष नहीं, वो ये कहते हैं कि मास पक्ष में इनके घटने बढ़ने से हर 5वें वर्ष में 2 अधिक मास बढ़ जाते हैं। तो भीष्म ये कह रहे हैं कि इनको 12 वर्ष नहीं, इनको 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद 5 महीने और 12 दिन और अधिक हो चुके हैं, ऐसा महाभारत में उन्होंने कहा है। इसका मतलब यह है कि महाभारत में वेदांग ज्योतिष में जो 5 वर्ष का युग बताया गया है उसके अनुसार से कैलेंडर की व्यवस्था हो रही है। अब महाभारत में तो हो रही है वेदांग ज्योतिष के कैलेंडर के हिसाब से, तो रामायण में जो महाभारत से भी प्राचीन है उसमें चैत्र वैशाख आदि का क्रम कहां से आ सकता है? अब वेदांग ज्योतिष के कैलेंडर का जो कालक्रम है उसको अगर हम आज की तारीख से निर्धारित करने लगे, जैसे कई लोगों ने करा भी है, इस विषय में कई विद्वानों ने काम करा है कि भीष्म पितामह अपने जब प्राणोत्सर्ग करते हैं और जब प्राण त्याग रहे हैं तो वो कहते हैं कि महीनों में श्रेष्ठ माघ मास प्राप्त हो गया है और सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और शुक्ल पक्ष है और त्रिभाग शेष, एक शब्द आता है कि त्रिभाग शेष तिथि है, तो आज मतलब शुभ मुहूर्त प्राप्त हो गया और मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर के इसका जो अनुवाद उसमें करा है उन्होंने इसको माघ शुक्ल अष्टमी कहा है कि परंपरा से यह माघ शुक्ल अष्टमी है। हम भी परंपरा से माघ शुक्ल अष्टमी को ही भीष्माष्टमी का त्योहार लगाते भी हैं, मनाते भी हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज के कैलेंडर के हिसाब से अगर हम ये देखें कि उत्तरायण के बाद माघ शुक्ल अष्टमी कब हो रही होगी तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इतना ज्यादा अंतर आ जाता है कि कुछ विद्वान, अच्छा इसी में क्या है कि भीष्म ये भी कहते हैं कि मुझे शरशैया पर लेटे हुए 58 दिन हो गए हैं। तो जब इन दोनों चीजों को सब लोग सम्मिलित करते हैं, समायोजित करते हैं, तो या तो 58 दिन बैठते हैं या माघ शुक्ल अष्टमी नहीं बैठती, आज के हिसाब से अगर कुछ कोई कैलेंडर कैलकुलेशन करना चाहे। लेकिन वेदांग ज्योतिष में क्या है कि वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष का युग है, उसमें जो चौथे वर्ष का उत्तरायण है वो माघ शुक्ल सप्तमी को होता है। तो वेदांग ज्योतिष के हिसाब से भीष्म पितामह का कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हम उसको आज के कैलकुलेशंस की, आज के सिस्टम्स के हिसाब से देखें तो हम उसको नहीं अचीव कर पाते, उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या फिर हम कई कथनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो क्या है कि हमको ये समझना जरूरी है कि ये इस काल क्रम की, इस ज्योतिष की गणित का विकास कैसे कर करके हुआ है। तो हमें इसके संदर्भ में बहुत सारे साक्ष्य वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि मेरा जो विशेष अध्ययन है वो आज के पंचांग पर अधिक है, प्राचीन पंचांगों के संबंध में मेरे को थोड़ी जानकारियां जरूर है, लेकिन वो मेरे अध्ययन का विषय नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी जानकारियां दे रहा हूँ, जानकारियां शेयर करने का प्रयास करता हूँ। हमें मालूम है कि 13वें मास की बात की गई है, वेदों में, वेद में भी मंत्र है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है ही है। तो बहुत प्राचीन समय में जब लोगों ने इन चीजों को देखना शुरू करा होगा कि हम कैसे अपने कैलेंडर को निर्धारित करें, क्योंकि यज्ञ करने के लिए हमें समय की आवश्यकता है कि हम पहले से ये पता कर सके कि पूर्णिमा किस दिन होगी। तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये देखा कि जो चंद्रमा है जब वो किसी एक नक्षत्र से 13 बार गुजर जाता है तब तक सिर्फ 12 ही चांद्रमास में, मतलब 12 पूर्णमासियों में वो 13 चक्कर लगा लेता है। तो एक विचार आया कि अच्छा एक ये अतिरिक्त मास है जो 13वां मास है, तो उस समय क्या है कि वो मासों को नक्षत्र के हिसाब से भी देख रहे हैं, चांद्रमासों के हिसाब से भी देख रहे हैं। लेकिन मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से दृश्य जो काल की इकाइयां हैं वो है 3। एक है दिन, सूर्योदय से सूर्योदय तक, एक है मास, अमावस्या से अमावस्या तक क्योंकि वो दिखता है, और एक है वर्ष। वर्ष है ऋतु से ऋतु तक, क्योंकि ऋतुएं हमारे मतलब कि ऋतु हमारे अनुभव में। और समस्या यह है कि दिन, चांद्रमास और ऋतु, इनके आपस के संबंध पूर्णांकों में नहीं है।
मतलब अगर हम कहें कि चांद्रमास कितने दिन का होता है तो 29.532 ऐसे कुछ दिनों का होता है। अगर हम कहें कि एक ऋतु वर्ष कितने दिनों का होता है तो वो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट ऐसे कुछ, मतलब पूर्णांकों में नहीं है। या हम कहें कि एक वर्ष में कितने चांद्रमास होते हैं तो वो भी पूर्णांकों में नहीं है। इसको वेदांग ज्योतिष में नाम दिया है उन्होंने ऋतुशेष। 12 चांद्रमासों के हो जाने के बाद जो सीजनल कैलेंडर है, जो ऋतु कैलेंडर है, उसमें जो बैलेंस बच जाता है उसको उन्होंने नाम दिया ऋतुशेष। उसकी कैलकुलेशन दी। तो याजुष ज्योतिष जो है, वेदांग ज्योतिष का जो हिस्सा है याजुष ज्योतिष, उसमें जो उन्होंने मतलब मैथमेटिकल तरीके निकाले कि कैसे हम और ज्यादा एक्यूरेट हो सकें, कि कैसे हम ऋतुबद्ध अपना पंचांग बना सकें। तो उन्होंने जो 5 वर्ष का युग दिया उसमें ऋतुशेष उन्होंने 12 दिन का लिया। फिर हमने इसमें और एक्यूरेसी लाने का प्रयास करा तो ऋतुशेष 12 से घट के 11 दिन हुए, क्योंकि हम लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमारे ऋषि जो हैं वो लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लगातार अपनी गणित में सुधार कर रहे हैं, लगातार सही से सही, सूक्ष्म से सूक्ष्म रिजल्ट पाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 11 दिन का ऋतुमास लगाया तो 19 साल का कैलेंडर बन गया। जो 5 साल का कैलेंडर था वो 19 साल का बन गया। लोगों ने और अधिक सूक्ष्मता लाने का प्रयास करा तो ऐसा मेरी जानकारी में है कि महर्षि याज्ञवल्क्य के समय में उन्होंने इस का बनाया जिसमें 19 वर्ष के 5 युग होते हैं, और इस तरह से कैलेंडर का कालक्रम चलता रहा। अगर हम इससे प्राचीन की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में जिस कैलेंडर का जिक्र है वो दूसरा ही है। उसमें 30 वर्ष के 12 महीने हैं, 5 दिन हैं। तो 5 दिनों को वो एडजस्ट कैसे करते हैं कि दक्षिणायन के दिन रथांतरम नाम से 2 दिन लगाते हैं और 3 दिन उत्तरायण के दिन बृहद रथांतरम के नाम से 3 दिन लगाते हैं। तो उनके वो 5 दिन पूरे हो गए। हम ये भी देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में हमें वचन मिलता है जहां ऋषि ये कह रहे हैं कि संवत्सर ऐसा है कि 365 दिन लो तो कुछ छोटा पड़ जाता है और 366 दिन लो तो ये फूल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो क्या है कि हम एक एडवांसमेंट देख रहे हैं कि हाँ चीजें कैसे कैसे वो धीरे धीरे सूक्ष्मतर होते चली जा रही है। इन्हीं परिस्थितियों में जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे, हम 95 वर्ष तक, 1200 वर्ष का कभी कोई युग नहीं रहा। जब हम 95 वर्ष तक पढ़े तो हमें पता चला कि इसमें जो है हमारे तकरीबन 1140 सौर मास है, 1175 चांद्र मास है, 1270 नक्षत्र मास है। जब हम बड़े बड़े युगों पे बढ़ते गए और बड़ी बड़ी संख्याओं को लेते रहे तो एक वर्ष में हमें दशमलव के अंकों में सूक्ष्मता प्राप्त होनी आरंभ। पर ये यहां तक ही है हमारा। उसके बाद हमारा सिद्धांत ज्योतिष का काल आता है। सिद्धांत ज्योतिष में हमारे पास रोमक सिद्धांत भी, जिसका वराहमिहिर ने जिक्र भी करा है कि 5 सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र करा है। वशिष्ठ सिद्धांत, पैतामह सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। रोमक, पॉलिश, पैतामह, वशिष्ठ और सूर्य सिद्धांत, इन 5 सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र करा है। अब वराहमिहिर ये कह रहे हैं कि पैतामह और वशिष्ठ सिद्धांत, उन्होंने जो शब्द यूज करा है, जो शब्द उन्होंने लिखा है वो कि ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, मतलब इनसे अब सही कैलकुलेशन प्राप्त नहीं होती। रोमक और पॉलिश सिद्धांत थोड़े से सूक्ष्म है लेकिन सूर्य सिद्धांत सर्वाधिक शुद्ध है। तो है क्या कि प्राचीन काल में हमसे सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने और उनके नक्षत्रों के एक साथ होने को लेकर के ही कैलेंडर बना रहे थे, अपनी गणितीय विधियां विकसित कर रहे थे। धीरे धीरे इसमें अन्य ग्रह भी जुड़ने लगे। जैसे लोगों ने सबसे पहले बृहस्पति को जोड़ा, बृहस्पति, और तभी से ये कुंभ पर्व वाली परंपरा भी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि ये तभी से प्रारंभ हुई कि सूर्य और बृहस्पति कब कब युति में है और कब कब कितने वर्षों के अंतराल पर आते हैं। तो उन्होंने फिर तो जो हमें मिलता है वो रोमक सिद्धांत जो है उसमें 4332 वर्ष का युग लिया। इसका इसलिए लिया क्योंकि इसमें उनको बृहस्पति के 360 भगण मिलते हैं, तो बृहस्पति का अपना एक साइकिल पूरा हो रहा है। तो कैलेंडर व्यवस्था जो है ना, जो अभी सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों पर थी, वो धीरे धीरे बृहस्पति पर शिफ्ट हो रही है। और फिर हमें इसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने कैसे करा होगा, तो इसको सोच करके मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से कुंभ पर्वों का प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि 12 वर्षों की एक साइकिल में जो बृहस्पति है वो हमारे सूर्य से तकरीबन 3 राशि और 20 दिन और करीब आगे निकल जाते हैं। तो अगर एक कुंभ जो है वो मेष में सूर्य है और उसकी बृहस्पति की राशि फिक्स है कि इस राशि में है, तो अगला कुंभ जो है उसमें 3 राशि के अंतर पर है, चौथा ऐसे करके और ऐसे करके वो है।
तो ऐसे कर करके 12 वर्षों में जब उन्होंने सूर्य और बृहस्पति और इनकी युतियों को जब दृढ़ करा होगा तो उन्होंने उसके भगण भी प्राप्त किए होंगे, उससे उन्होंने कैलेंडर्स में और शुद्धता पाई। यहाँ शुद्धता पाने का तात्पर्य है कि कैलेंडर को कैसे ऋतुबद्धता के अनुसार बनाए रखे जा सके। वेदांग ज्योतिष में ऐसा नहीं हो पा रहा था, वहां उन्हें आर्बिट्ररी करेक्शंस करने पड़ रहे थे, क्योंकि वेदांग ज्योतिष के एक युग में ही जो 5 वर्ष का एक युग है, उसके बाद जो सीजन है वो 4 दिन खिसक जा रहे थे। 4 दिन का अंतर पड़ता है उसमें। तो एक वर्ष में अगर 4 दिन का अंतर पड़ेगा तो 2 वर्ष में 8 दिन, तो वो कितनी जल्दी एक सीजन जो है पूरा एक चांद्रमासी आगे निकल जाएगा। रोमक सिद्धांत से थोड़ा और अधिक शुद्ध हुआ पॉलिश सिद्धांत। उसमें भी युग तो इतने ही है, लेकिन उसमें भगणों में और शुद्धता ली गई। और यही सिद्धांत जब हम मतलब भारतीय नामों में जब हम सुनते हैं कि जब आर्यभट्ट का सिद्धांत आता है, तो आर्यभट्ट जो है 4,32,000 वर्ष के एक युग की बात करते हैं, और उनके पास 4,32,000 वर्ष की अवधि के बराबर बराबर 4 युग है। वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 4,32,000 का कलयुग है, उसका दुगुना द्वापर है, उसका तिगुना त्रेता है और उसका चौगुना सतयुग है। आर्यभट्ट जिस युग की बात कर रहे हैं वहां 4,32,000 के 4 बराबर बराबर वर्ष है, चारों वर्ष 4,32,000 वर्ष के हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उस समय से सृष्टि आऊंगा मैं उस पर भी। इसके बाद जब सूर्य सिद्धांत आता है तो वो और एक्यूरेट होने का प्रयास करता है और सूक्ष्मता लाता है, तो वो 43,20,000 वर्ष का महायुग आता है। और इसमें एक अंतिम शुद्धता आती है जब हम कल्पमान तक पहुंचते हैं, क्योंकि ग्रहों के भगण तो 43,20,000 वर्ष में अगर हम देखें तो सूर्य के 43,20,000 भगण हैं। जैसा हमने उस समय जब इसकी बात हो रही थी तब हमने नोट भी करे थे कि मंगल के भगण अगर हम देखें तो 22,96,824 हैं। लेकिन 43,20,000 वर्षों में ग्रहों के पात और उनके उच्च की जो भगण है वो पूर्णांकों में प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे मेरे ख्याल में शनि के शायद 184 ही भगण होते हैं उच्च के, तो अब उनको 43,20,000 वर्षों में अगर हम लेंगे तो वो कितने आएंगे। तो ये उच्च और पातों के जो मान हैं ये कल्प की अवधि में उन्हें कैलकुलेट करने थे, उससे भी एक बड़ी अवधि चाहिए थी जिसमें इनको पूर्णांकों में प्राप्त किया जा सके। तो हमने 43,20,000 के महायुग से एक बड़ी अवधि ली जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में हमने कहा कि बृहस्पति के उच्च के 364 भगण होते हैं, या उसके पाद के इतने भगण होते हैं, शनि के इतने होते हैं। तो क्या कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए हमारी युगों के दिनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और इस तरह से हम विकास क्रम में आए हैं। न्यूटन के बाद अब इन युगों की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, क्योंकि अब हम ग्रेविटी के सिद्धांत से सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास इलिप्टिकल के ऑर्बिटल मॉडल्स हैं। हमें किसी भी ग्रह के जो उसकी ऑर्बिट है उसके 6 अंगों के बारे में जानकारी चाहिए होती है, जो हम मेजरमेंट से प्राप्त करते हैं कि उसके अक्ष का कोण कितना है, टिल्ट कितना है, उसके पाद का भगन का ड्यूरेशन कितना है, उसका खुद का ड्यूरेशन कितना है। इस तरह की हमें 5 चीजें मिल जाती हैं, तो हम जो है उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आज की तारीख में जो कैलकुलेशंस की जाती हैं ग्रहों की आधुनिक उसमें हमें युग व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम और ज्यादा एक्यूरेट हो गए मतलब सीजनल ऋतुबद्ध कैलेंडर को बनाए रखने में और ज्यादा अधिक एक्यूरेट सूक्ष्म हो गए। अब हमारा कैलेंडर ऋतुओं से नहीं भटकता, हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक दिक्कत है कि उसके जो ऋतुएं हैं, उसके जो दिन हैं, वो ऋतुओं के साथ साम्य में नहीं है, मतलब ऋतुएं किसी भी दिन शुरू हो जाती हैं। और आर्ष पत्रकम की विशेषता ये है कि अगर ऋतु शुरू हो रही है तो महीना भी शुरू हो रहा है, तो वर्ष भी शुरू है। यहाँ महीनों में, ऋतुओं में और वर्षों में संबंध बना रखा है, जैसा हमारा वैदिक निर्देश है कि भाई हमारे जो कैलेंडर जो है वो ऋतुबद्ध होने चाहिए, तभी हम अपने कार्यों को निर्धारित कर पाएंगे। ये तो हुई एक बात। अब जैसे संवतों के साथ हम काल क्रम का क्रम भी देखते हैं, समझते हैं। जैसे विक्रम संवत है तो हम ये तय करते हैं कि विक्रम संवत इस दिन शुरू हुआ। तो जब हम सृष्टि संवत सुनते हैं तो स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि क्या सृष्टि उस दिन शुरू हुई थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी तक जो मैंने आपको ये कालक्रम मतलब ये कैलेंडर्स का जो क्रम बताया है कि किस किस तरह से और कैसे कैसे करके हम विकसित होते रहे, तो स्पष्ट है कि ये जो सृष्टि संवत है ये एक गणितीय उपक्रम है, गणितीय संकल्पना है। इसके शब्द के साथ सृष्टि जुड़ा है।
ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक कल्प, तो वो हम समझते हैं कि जैसे सचमुच में कोई ब्रह्मा होगा, उसका एक दिन होगा जो एक कल्प की अवधि के बराबर होगा। मेरे ख्याल से शायद पहले या दूसरे कक्षा की बात है, हमने ये बात करी थी, जो काल की सबसे छोटी इकाई है उसे हम त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि का एक अर्थ गलत भी होता है, गलती। तो काल की इकाई का नाम अगर त्रुटि है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो इकाई गलत है। ब्राह्म दिन कहने से मतलब एक अवधि को नाम देने से है। कोई सचमुच में कोई ऐसे ब्रह्मा जी हो जिनका एक ही दिन का इतनी अवधि होती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है। तो जब हम सृष्टि संवत कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सृष्टि वहां से आरंभ हुई थी। हम जिस गणितीय एक्यूरेसी पर पहुंचे हैं और उसमें हम जिन साइकिल्स को यूज कर रहे हैं, जिन परिवृत्तों को यूज कर रहे हैं, तो उस परिवृत्त में जिस वर्तमान परिवृत्त को हम आज की तारीख में गणना करते हैं, वो आज से 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले से उसका आरंभ हुआ है। तब जाके हम आज उस कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं। कलयुग का स्थान का मतलब कहीं यह है कि कलयुग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कलयुग कहाँ से स्टार्ट हुआ। कलयुग अपने आप में गणितीय संकल्पना है। आर्यभट्ट ये कह रहे हैं कि जब मैं 23 साल का हो गया तो कलयुग के 3600 वर्ष गुजर गए थे। तो वो जो 3600 वर्ष उन्होंने निकाले, वैसे गिन करके नहीं निकाले कि 3600 वर्ष हो गए थे। वो देख रहे हैं कि मैं इस हिसाब से जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हमें कब प्राप्त हो रहे हैं, हमें गणितीय रिजल्ट कब प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके आधार पर वो एक बैक कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि कलयुग को आरंभ हुए 3600 वर्ष हो गए। आर्यभट्ट जी के सिर्फ इसी एक कथन पर कलयुग 3102 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, और इस एक कथन के कारण हमारे कई सारे कालक्रम जो है 3102 ईसा पूर्व के साथ आबद्ध हो जाते हैं। मेरी समझ ये है कि 3102 ईसा पूर्व का कलयुग का प्रारंभ होना या 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले सृष्टि संवत का आरंभ होना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सृष्टि का निर्माण या सृष्टि का आरंभ ही वहीं से हुआ था। यही चीज हम पाश्चात्य जगत में भी देखते हैं। उनके यहाँ एक जूलियन कैलेंडर है, हम जूलियन दिन गिनते हैं, हमारे पंचांग में दिए भी रहते हैं। गणितीय कैलकुलेशंस में जूलियन दिनों की आवश्यकता भी होती है। मतलब प्राचीन तरीके से अगर हम करें, सूर्य सिद्धांत या उन तरीकों से अगर हम करें, आधुनिक ज्योतिष में तो जूलियन कैलेंडर्स की बहुत कम उपयोगिता है, जहाँ सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार भी अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जूलियन कैलेंडर की, जूलियन डेज की उपयोगिता है। तो जूलियन कैलेंडर को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भी एक ड्यूरेशन लिया, एक साइकिल की, वो मेरे ख्याल में 4980 वर्ष या ऐसे कुछ वर्षों की होती है। उस वर्ष में 28 सौर वर्ष, 15 उनके जो प्रशासनिक वर्ष हैं जो रोमन उसमें चलते थे, टैक्सेशन के जो वर्ष हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो परंपरा रही होगी वो 15 वर्षों में अपने टैक्सेशन का हिसाब किताब बनाते थे। तो 15 वर्ष की साइकिल थी उनके पास। 15 वर्ष की साइकिल संभवतः इसलिए थी क्योंकि एक राजा का राज्यकाल औसतन 15 वर्ष के आसपास कहीं रहा होगा, तो वो उसका अकाउंट रखने का उसी तरीका का हिसाब बनाते थे। और फिर हमारे 19 वर्षों की मेटानिक साइकिल है जो चांद्रमासों की साइकिल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो जो उन्हें मिल गया वो उन्होंने निकाला। तो उनके हिसाब से निकला 1 जनवरी 4713 ईसा पूर्व को उनका जूलियन डे स्टार्ट होता है, मतलब ये वाला युग स्टार्ट होता है। तो कई पाश्चात्य थियोलॉजियंस ने जो हिस्ट्री लिखने का भी काम कर रहे थे, उनके लिए ऐसा हो गया कि 4713 ईसा पूर्व से किसी भी सभ्यता में डेट ऑफ स्टार्ट देना या किसी भी सभ्यता को ये बताना कि उससे पहले भी उपलब्ध थी, वो उनके लिए बड़ा कठिन काम हो गया, क्योंकि उनके लिए तो 4713 में आदम साहब आए हैं, तभी से वो दुनिया सब शुरू हुई है। तो थियोलॉजी इस तरह से मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट के साथ अपने आप को आबद्ध कर लेती है, लेकिन ये काल क्रम के निर्धारण के लिए नहीं है ये विषय। तो मैंने अपने विषय को अभी तक जिस स्वरूप में रखा, हाँ, कालक्रम के निर्धारण के संबंध में हम और बातें जरूर कर सकते हैं। जैसे हमें वेदांग ज्योतिष में मधुमाधवादी महीने मिलते हैं, हमें रामायण में भी यही मिलते हैं, हमारे पास साक्ष्य है कि महाभारत में भी वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर है। आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मधुमाधवादी महीने ही दिए हैं। चैत्र आदि महीनों के नाम जो हमें मिलते हैं वो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मतलब मेरा ऐसा आकलन है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है आगे जब शोध होंगे तो क्या पता इसमें कोई और नई चीजें भी निकल के आएंगी, कि जब महर्षि पाणिनि ने चैत्र चित्रा से चैत्र, ज्येष्ठ से ज्येष्ठा, इस तरह के सांस्कृतिक शब्द, संस्कृत के शब्दों की जब व्याख्या की होगी, तो हो सकता है इन शब्दों का प्रचलन उसके बाद हुआ हो।
महर्षि पाणिनि कब रहे होंगे? तो अब कौटिल्य के समय में तो मधुमाधवादी महीनों का प्रयोग है। महर्षि पातंजलि जब अपना भाष्य लिख रहे हैं, और जो निश्चित रूप से महर्षि पाणिनि के बाद के हैं, तो वो जब अपना महाभाष्य लिख रहे हैं तो वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट टेंस का जब वो उदाहरण दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग का यज्ञ करा रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने वर्तमान टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है कि वर्तमान काल में जब हम बात करते हैं तो कैसे करके लिखते हैं। और वहीं जब वो निकट भूतकाल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यवनों ने माध्यमिका पर हमला किया है। उदाहरण देते हैं कि यवनों ने साकेत पर हमला किया है। यवन मतलब इंडो ग्रीक्स, माध्यमिका मतलब उज्जैन के आसपास का इलाका, और साकेत का मतलब अवध अयोध्या वाला इलाका। तो जब वो ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो इन घटनाओं के बाद ही हुए होंगे, या इन घटनाओं के, जब वो प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इन घटनाओं के सापेक्ष मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटेम्परेरी रहे होंगे उसके। कौटिल्य के जमाने में मधुमाधवादी का प्रयोग है और राज्य व्यवस्था में प्रयोग है, क्योंकि वो ग्रंथ ही राज्य व्यवस्था का है, इकोनॉमिक्स का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र का ग्रंथ है। तो जब राज्य व्यवस्था में मधुमाधवादी चल रहा है तो प्रजा भी कुछ कुछ वही ही मधुवादी ही यूज कर रही होगी। मधुमाधवादी जो है वो वेदांग ज्योतिष में है, तो उस परंपरा से चले आ रहे हैं। और महाभाष्यकार जो है वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम के हैं। पुष्यमित्र शुंग का टाइम कब है इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरा उसमें विषय नहीं है। लेकिन महर्षि पाणिनि कहीं इनके बीच ही रहे होंगे, या हो सकता है उन्होंने चीजें दी हो लेकिन वो प्रचलन में नहीं रहे हो। तो आचार्य कौटिल्य ने हो सकता है चैत्र महीनों के होने के बावजूद भी राज्य व्यवस्था में मधुमाधवादी महीनों का ही किसी उद्देश्य से या किसी वजह से नाम लिया होगा। तो हम कैसे इन चीजों को निर्धारित कर पाएंगे कि किसका समय कब का है? तो इन चीजों को निर्धारित करना अपने आप में एक अलग विषय है, जिसमें जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो सिक्कों को, भाषाओं के अध्ययन को, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को, इन सब चीजों को लेते हुए एक कालक्रम को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसमें ज्योतिष का उपयोग तो हो सकता है, लेकिन ज्योतिष का उपयोग तभी हमें करना चाहिए जब हम यह तय कर सकें कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय का कैलेंडर बना करके करें। आज के कैलेंडर को बैक डेट में एक्सट्रापोलेट करके हम उस दिन की तिथि को सत्यापित नहीं कर सकते, क्योंकि कैलेंडर कई बार बदले हैं। ये चीजें कैसे कैसे घटित होती है, मैं आपको एक रोचक एग्जांपल देता हूं। आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ की तिथियां भी तय हैं, सब कुछ है, और हर 12 साल में हम कुंभ मनाते हैं। सच्चाई यह है कि 7वां कुंभ 83वें साल में आता है। मतलब जो 144 वर्ष की बात है, तो 144 वर्ष में कुंभ नहीं रिपीट होता, 143 वर्ष में ही रिपीट हो जाता है 12वां कुंभ जो है, क्योंकि 7वां कुंभ 83वें वर्ष में आता है, 84वें वर्ष में नहीं आता। तो जिस भी तरीके से इनकी डेट्स फिक्स है, तो होता क्या था कि जो हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण है, वो उज्जैन का जो कुंभ है वो सूर्य के तुला राशि में होने का है। क्या पता पहले वैसा ही होता भी रहा होगा, लेकिन आजकल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है, और ऐसा भी होता है कि पता नहीं कितने हजारों सालों से चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि मराठों ने जब मालवा पर अधिकार करा, मराठे आते हैं नासिक के क्षेत्र से, नासिक में सिंहस्थ कुंभ होता है। शास्त्र की आज्ञा है कि सूर्य और बृहस्पति जब सिंह में होंगे तो उज्जैन नासिक में कुंभ होगा, लेकिन उज्जैन का कुंभ उस समय उस सिंहस्थ कुंभ नहीं होता था। लेकिन जब मराठे यहाँ आते हैं तो सन 1732 में जो वहां के राजा हैं, राणा शिंदे हैं, शायद मुझे उनका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो राजाज्ञा से 1732 में वैशाख पूर्णिमा को सिंहस्थ कुंभ का आरंभ करते हैं, और उसके बाद से उज्जैन में आज भी सिंहस्थ कुंभ हो रहा है। अब अगर कोई उज्जैन में कुंभों की परंपरा देखे, अगर कहीं से हमें यह डिटेल मिल जाए, और उसे अगर किसी व्यक्ति को यह न मालूम हो कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 1732 से प्रारंभ हुआ है, तो जब इससे पिछले की डेट वो निकालेगा तो या तो वो डेट गलत करेगा या वो कालक्रम गलत कैलकुलेशन कर देगा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हमें 1732 से पहले के उज्जैन के कुंभों की अगर डेट मिल जाती है, कुंभ स्नानों की, तो हमें उसमें यह देखना पड़ेगा कि 1732 से पहले जब तुला का कॉन्सेप्ट था कि इस तारीख को उज्जैन का कुंभ होना, हमें उसे वहां से मिलाना पड़ेगा। आज हम जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस समय में सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनते थे, उस समय की अगर हमें कोई डेट अवेलेबल है किसी भी इंस्क्रिप्शन में,
किसी भी अभिलेख में, तो हमें उस डेट को सूर्य सिद्धांत के कैलेंडर से बनाना पड़ेगा, तब चेक करेंगे। और अगर किसी घटना में हमको या किसी भी अभिलेख में हमको वेदांग ज्योतिष के अनुसार डेट मिल रही है, तो हमें उसे वेदांग ज्योतिष के कैलेंडर से ही मैच करना पड़ेगा। दो अलग अलग चीजें, एक है खगोलीय घटना एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, और एक है कैलेंड्रिकल इवेंट, कैलेंडर में किसी चीज तिथि को बताने का तरीका। तो जब हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे आगे, तो हम कैलेंड्रिकल इवेंट्स और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, इन दोनों घटनाओं को सेपरेट करना समझना होगा। तो कालक्रम के निर्धारण में पहली बात की जो सृष्टि संवत है, उसकी कोई ऐसी बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग 5100 वर्ष पहले शुरू हुआ था तो महाभारत भी 5100 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उसका टाइम कुछ और भी हो सकता है। सृष्टि संवत हमारे पास 1,97 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि 1,97 करोड़ से शुरू हुई थी। जूलियन डेज आज हमारे पास 22 लाख कुछ आते हैं हमारे पास, और उनकी साइकिल 28 लाख दिनों की है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 4713 ईसा पूर्व से पहले ये सृष्टि थी ही नहीं। जिस तर्क से या जिस आर्ग्यूमेंट से 4713 ईसा पूर्व से पहले सृष्टि नहीं थी का हम खंडन करते हैं, उसी से हम यह भी खंडन करते हैं कि 1,97 करोड़ वर्ष पहले क्या था या क्या नहीं था, या सृष्टि तब से आरंभ हुई, ऐसा कुछ नहीं। अब कालक्रम के निर्धारण में ये एक चीज और ये इंपॉर्टेंट आती है कि जो हम पीढ़ियों का दर्शन देखते हैं, जो हमें पौराणिक पुराणों के, लेकिन ऐसा है ना कि उस समय में राजा अपने होते हुए अपने पुत्र को, मतलब जैसे मैं मालविका अग्निमित्रम पढ़ रहा था, तो मालविका अग्निमित्रम में क्या है कि पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र अग्निमित्र जो है वो विदर्भ के राजा हैं, और उनका भी पुत्र वसुमित्र जो है वो यवनों से लड़ने गया हुआ है। अब तीनों के नाम हैं उसमें, और तीनों के नाम राजा के अर्थ में ही हैं। कहीं पर वो पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही है, पर वसुमित्र की बात हो रही है। इस ग्रंथ के हिसाब से, हालांकि ये काव्य ग्रंथ है, मैं इसको प्रमाण नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में जो उल्लेख मिलते हैं वो इस तरह से नहीं मिलते हैं कि ये सब एक क्रम। अगर कोई इन तीनों को एक एक क्रम में मान ले और इनके जो है 20-20 साल का दे दे, तो ये तो 60 साल की अवधि बन गई। मतलब इनका शुंगों का काल आ जाए, जबकि इनका पूरा काल देखा जाएगा तो शायद इतना नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि तीनों के तीनों व्यक्ति एक ही समय में मौजूद है और तीनों की एक ही घटनाओं को अलग अलग तरीके से लोग उल्लेखित कर रहे हैं। वो खारवेल का राजा कह रहा है कि मैंने मगध के राजा वसुमित्र को हरा दिया है, तो वो हो सकता है, और वो शुंग राजा की बात कर रहा है। तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि खारवेल जो है वो पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहा है कि वसुमित्र की बात कर रहा है, या वहां का राजा कौन है उस समय। तो काल क्रम के निर्धारण में इन चीजों को हमें बहुत गहराई से समझने और उसके बाद ही इस पर कुछ मेरे ख्याल से हमें कुछ निष्कर्ष देने की आवश्यकता है। और बहरहाल मैं सृष्टि संवत के विषय में जो अपनी बात रखना चाह रहा था, मैंने आपको कैलेंडर के कालक्रम में किस तरह से युगों की व्यवस्था आई और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और क्यों ये युग धीरे धीरे इतने बड़े बड़े होते चले गए, वो इसलिए बताई कि ये हम ये मतलब ये कह सके हम कि ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, गणितीय संकल्पनाएं हैं, वास्तविक वो नहीं है कि कलयुग उतने दिन से शुरू हुआ था तो उस दिन ऐसी कोई घटना हुई थी कि जिससे कलयुग शुरू हो गया हो, या सृष्टि संवत कोई ऐसा वो है कि उसी दिन से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी दिन से जो है सृष्टि में प्रथम अणु में विक्षोभ हुआ और सृष्टि आरंभ हो गई थी। ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन, हमको इनको इसी अर्थ में ही देखना चाहिए। और मेरा बस सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अभी हम ज्योतिष के विषय में बात कर रहे हैं, हमें पहले ज्योतिष सीखना चाहिए। हम अपने त्योहारों को सही कर लें, हम अपने उत्तरायण को उस दिन कहने समझने और मानने और बरतने लग जाएं कि हाँ उत्तरायण इस दिन होता था, हम उत्तरायण इसी दिन मनाएंगे। हम ये समझ लें कि मकर संक्रांति और उत्तरायण में जो ये भेद इस समय प्रचलित पंचांगों में है, ये क्यों हो रहा है, ये भी अपना एक अलग विषय है और इसमें भी पूरा एक क्रम है। गणेश दैवज्ञ के लिखे हुए ग्रह लाघव में वो लिखते हैं कि मैंने नालिका यंत्र से वेद में परीक्षण करके संशोधन करके अपना पंचांग बनाया है। और उनके बाद से उत्तर भारत में विशेषकर हमारे पास ये परंपरा ही समाप्त हो जाती है वेद की, और इस हद तक खराब हो जाती है कि डिफरेंसेस जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जब उनकी गणित में और प्रत्यक्ष गणित में जब बहुत अंतर आने लग जाते हैं, तो कमलाकर भट्ट कहते हैं कि छोड़ो जी, सूर्य सिद्धांत तो भगवान सूर्य ने कहा है, वो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ ये संस्कार वंस्कार छोड़ो, कोई करेक्शन कुछ नहीं करना है, हम तो वही करेंगे जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार आ रहा है।
तो नहीं हुए उसके बाद करेक्शंस। और ऐसा भी नहीं है कि ये गलतियां सिर्फ भारतीय पंचांगों में ही हैं या हमारी ही संस्कृति का, इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, ये सभी पंचांगों में रही हैं। हम तो अभी बात कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी सन 1552 के आसपास कुछ करेक्शन हुए थे, उसी के बाद ये शुद्ध हुआ। और जब पोप ने ये करेक्शन जारी कर दिया उसके भी 200 साल बाद अंग्रेजों ने उसको स्वीकार करा, और रशिया और टर्की वगैरह जैसे देशों ने तो मेरे ख्याल में 1920, 1914, 1916 ऐसे वर्षों में इसको एक्सेप्ट करा है कि हाँ ये ठीक हो गया है, नहीं तो वो तब तक भी वो उसी चीज को ही चला रहे थे। तो हमें सबसे पहले ज्योतिष को समझना है, हम मूलभूत चीजें समझ लें, तभी हम इन विषयों पर कालक्रम के निर्धारण के बारे में होगा तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। पर हाँ, ये हमारे शोध का विषय नहीं है। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो मेरी जानकारियां हैं, क्योंकि विषय का अध्ययन करते करते बहुत सारी चीजें हमें सुनने समझने को मिलती हैं, जिसे हम नोट भी करते हैं, याद भी रहती है। और कालक्रम का निर्धारण है अपने आप में इतना रोचक विषय कि जब आप इसको समझने लगेंगे तो निस्संदेह आपको आनंद आएगा। तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा विराम देता हूँ, फिर जैसी बात होगी तब आगे बात करते हैं। जो मूल बात आपने कही, पंचांग सुधार का जो मौलिक उद्देश्य है, ऋतुबद्ध पंचांग प्रस्तुत करना, पर्वों को सही समय पर मनाना, वो तो मौलिक बात है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और उसको सीधा सा हमने प्रयास किया कि यदि अयन और संपात सही समय पर मनाए जाएं तो शेष बातें लगभग ठीक हो जाएंगी। बाकी तो आपका विषय है। तो ऋतुबद्ध पंचांग की दृष्टि से तो ये अयन और संपात को ठीक कर लेना ठीक है। अब आपके इस वक्तव्य से ये भ्रम दूर हुआ ना लोगों का कि ये जो लंबे लंबे युग बता दिए गए हैं, राम 24वें त्रेता में हुए और कृष्ण 28वें द्वापर में हुए, तो अब ये 4 तो महायुग बीत गए, 43,20,000 के 4 महायुग बीत गए, इनको 4 से गुणा कर तो राम का समय करोड़ से ऊपर चला गया। तो निश्चित रूप से दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। निष्कर्ष यही है, मैं कहना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक संवत, ऐतिहासिक कालक्रम है, ऐतिहासिक काल गणना है, वो बिल्कुल अलग विषय है। और जो युग, महायुग, मनवंतर, कल्प आदि का विवरण है, ये ज्योतिषी गणितीय अवधारणा है। इसको इतिहास के साथ, व्यक्तियों के साथ न जोड़ा जाए तो ही ठीक है। और शेष तो इतिहास में शोध का विषय है। कहीं कोई सिक्का मिलेगा, शिलालेख मिलेगा, कहीं कोई उल्लेख मिलेगा, उसको लेकर इतिहास के विद्वान अपने मानकों में संशोधन करते रहेंगे, करता रहना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि मेरा कोई अपना ऐसा पक्ष नहीं है कि मैं कहूं नहीं बस यही अंतिम सत्य है। हम तो यही स्वयं करते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि किसी भी मान्यता पर जड़ न हो, नई बातें सुने, समझें और जो तर्क संगत लगे उसे स्वीकार कर लें। तो आज विभू जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा और मैं कहूंगा निष्कर्ष रूप में यही कहें कि एक तो यही निश्चित हो गया ना, ज्योतिषी गणना को इतिहास से न जोड़ा जाए, तो एक तो यही हो गया। अब रह गई बात सृष्टि संवत की, तो ये थोड़ा सा देख लें। ये सृष्टि संवत शब्द का प्रयोग संभवतः दयानंद जी के समय ही यदि आरंभ हुआ है, तो इसको ज्योतिषी शब्दावली में क्या कोई और नाम दे सकते हैं? जैसे हम उसे कल्प संवत कहें या कुछ और कहें, कल्प गणना कहें, जो भी समय चल रहा हो या क्या, मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है। तो क्या और कोई ऐसा शब्द दिया जा सकता है जिससे ये भ्रम दूर हो कि हम कहें सृष्टि संवत अर्थात उस दिन से सृष्टि आरंभ हुई? ब्रह्म ब्रह्म वाली बात तो ठीक है, वहां व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के नाम दे दें, मानव वर्ष, देव वर्ष, ब्रह्म वर्ष, तो वो तो अवधारणाएं हैं। 360 से गुणा कर दिया मानव वर्ष को तो देव वर्ष हो गया। तो वो सब चीजें तो हैं, तो थोड़ा सा इस पर देखा जाएगा और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, अधूरी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। आज बहुत अच्छा सत्र रहा, बहुत जानकारी मिली, बहुत भ्रम दूर हुए। तो विभू जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। जी, बस मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। सृष्टि संवत जो ये शब्द यूज हो रहा है, ये महर्षि दयानंद जी के समय से नहीं, ये और भी प्राचीन काल से हो रहा है। सूर्य सिद्धांत की गणनाओं में शब्द यही ही आता है। सूर्य सिद्धांत जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है, अगर हम ये देखें कि हम ये अगर सोचना चाहें कि सूर्य सिद्धांत कब बना होगा, तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो गणनाएं आती हैं, अगर हम ये देखें कि वो प्रत्यक्ष में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कब थी,
तो जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है वो करीब 5वीं 6वीं शताब्दी का रहा होगा। उससे पीछे अगर हम जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, पर हो सकता है उससे पीछे सूर्य सिद्धांत का कोई उस समय का वर्जन रहा हो, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में भी अपडेट्स हुए हैं। देखिए, हमारे सभी साहित्य में सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं सूर्य सिद्धांतकार हैं, और उसके बाद हमारे चाहे आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, गणेश देवज्ञ हैं, जितने भी हैं, सब लोग एक पक्ष पर एक बात को हर बार एक ही बात कहते रहे कि यदि आपकी गणनाओं में और प्रत्यक्ष में अंतर आ जाए तो अपनी गणनाओं में सुधार कर लेना। सुधार की प्रक्रियाएं अलग अलग रही। खुद सूर्य सिद्धांतकार, जो सूर्य सिद्धांत हमारे पास उपलब्ध है, वो ये कह रहा है अपने, मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे श्लोक में ही है कि मुझे जब भगवान सूर्य ने ये दिया था तब से अब तक कालक्रम से ये कुछ अंतर पा गया है, तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा सुना रहा हूं। तो मतलब सूर्य सिद्धांत अपडेट हुआ होगा। तो सूर्य सिद्धांत जो वर्तमान में उपलब्ध है उसमें सृष्टि संवत शब्द है और वहां से चला आ रहा है। इसी तरह से ये जो संकल्प की अवधारणा है, ये संकल्प की अवधारणा तो वैदिक है, क्योंकि मेरे ख्याल से यजुर्वेद में भी हमारे पास मंत्र हैं जिसकी शतपथ ब्राह्मण में जब व्याख्या की गई है तो वो ये कहते हैं कि इस मंत्र के साथ संकल्प करना चाहिए। वो मंत्र मुझे भी उसका एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं आ रहा, अग्निपते व्रतपते ऐसे करके, और मेरे ख्याल में शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में ही है यजुर्वेद के। जी व्रतम चरिष्यामि करके वो मंत्र है, व्रतम है वो लोगों ने देखा हुआ है, चर्चा की। जी, तो शतपथ ब्राह्मण में यह है कि इस मंत्र के साथ संकल्प लिया है, तो संकल्प लेने की जो परिकल्पना है वो तो वैदिक है, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है ये हमको मिलता है, एक ग्रंथ है, हाँ मेरे दिमाग से भी उसका नाम उतर गया, चलिए मुझे जैसे ही याद आता है मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद 9वीं 10वीं शताब्दी का है। उसमें हमें संकल्प का यह स्वरूप मिलता है, लेकिन उसमें स्वरूप बहुत विस्तार में है। मतलब जैसे आज हम कह देते हैं कि श्वेत वराह कल्प, तो वो श्वेत वराह कल्प नहीं कहते, वो सारे 300 कल्पों का नाम लेते फिर कहते हैं कि उनमें ये कल्प है। हम सीधे कह देते हैं वैवस्वत मनवंतर, तो वो वैवस्वत मनवंतर न कह के पहले सारे मनुओं का नाम लेते फिर कहते हैं कि उसमें से ये 14वां मनवंतर है या वैवस्वत मनवंतर। तो मतलब वो उसका स्वरूप बहुत लंबा चौड़ा है। वो है मेरे पास, मैंने उसे ढूंढा है बहुत, उससे हमें मिला है वो, तो वो उस ग्रंथ में है ऐसा, और वो मेरे ख्याल में शायद 9वीं 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसमें हमें संकल्प का यह स्वरूप मिलता है जो आज हमारे पास, जिसका एक सूक्ष्म रूप हम जो है, जो महर्षि ने भी लिखा है और जो परिपालन में भी है, प्रक्रिया में भी है, और ये महर्षि दयानंद से पहले से प्रचलित है और उनके बाद भी प्रचलित रहा है। 1 अरब 97 करोड़ के संबंध में मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय स्रोत है मैं उनके अलावा भी बात रखता हूं कि एल बेरूनी आया था भारत में, मेरे ख्याल से 12वीं शताब्दी की बात है, शायद गजनवी के साथ आया था वो। तो एल बेरूनी ने भारतीय चीजों का बड़े गहनता से अध्ययन करा, उन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल हिंद। उसका फारसी भाषा में तो उसका वो अलग है, लेकिन मैंने उसका जो हिंदी अनुवाद है वो पढ़ा है। उसमें भी जो वो संवत दे रहे हैं, सृष्टि संवत, वो 1 अरब 97 करोड़ की गणित से ही आता है। तो 12वीं शताब्दी में, मतलब महर्षि से कितने साल पहले जो सृष्टि संवत प्रचलन में है वो 1 अरब 97 करोड़ वाला ही है। 1 अरब 96 करोड़ वाले का मेरे को कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला। मैंने ढूंढा बहुत है, क्योंकि ऐसे ही हम किसी की बात को मान लें, चाहे वो, हम ऐसा तो नहीं करते क्योंकि हमने बहुत प्रयास करे उसे ढूंढने के। तो अल बेरूनी वही कह रहा है, ब्रह्मगुप्त तो 1 अरब 97 करोड़ कह रहा है, भास्कराचार्य 1 अरब 97 करोड़ कह रहे हैं, और उनके बाद जो कालक्रम में आ रहे हैं, और उसके बाद वो भी जो अगर विदेशी विद्वानों को हम देखें जो महर्षि के समकालीन या महर्षि से थोड़े से उत्तरवर्ती होंगे, तो बर्चसीज है जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पे टीका करी, जो जर्मनी के, वो भी 1 अरब 97 करोड़ कह रहे हैं। हमें ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली, न सूर्य सिद्धांत, न इसके अलावा कोई और साक्ष्य। हमारे एक परिचय में विद्वान व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, डॉक्टर एम.एल. राजा, केरला के रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक शोध करा है, उस शोध में उन्होंने 400 से अधिक ऐसे शिलालेखीय और अभिलेखीय प्रमाण इकट्ठा करे हैं जिनमें डेट्स दी हुई हों।
तो उनमें जब उन्होंने अपनी पुस्तक मुझे भी भेंट करी थी, तो मैंने उनकी पुस्तक में एक डेट को देख करके मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये डेट तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो मैंने कैलकुलेशन करके उन्हें दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ नहीं, इसमें ये गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने अपने एडिशन में ठीक भी करा और उन्होंने ये माना कि हाँ इस डेट में। तो हमें अभिलेखीय में भी हमें जो है कली संवत के उल्लेख मिलते हैं कि कली संवत कितना है, और कली संवत के उल्लेख हमें सिर्फ भारत में ही नहीं मिलते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो अभिलेखों का संकलन किया है उसमें इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, इन जगहों पर भी जो शिलालेखीय अभिलेख है उसमें कली संवत का उल्लिखित लिखा है। सृष्टि संवत के संबंध में उन्हें कोई उल्लेख तो नहीं मिला, शिलालेखीय अभिलेखों में नहीं है, और उसका कारण शायद ये होगा कि सृष्टि संवत अपने आप एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे पास जब एक छोटी संख्या अवेलेबल है तो उसी में उन्होंने उसको बता दिया कि ठीक है, कलयुग से इतने साल हुए और सृष्टि संवत नहीं लिए। लेकिन ज्योतिष की किताबों में, ज्योतिष के संबंधित पुस्तकों में बाहर से आए लोगों ने जो भारत की किताबों को नोट करा और उनका ट्रांसलेशंस करे या उनके बारे में लिखा, उन सब ने 1 अरब 97 करोड़ ही लिखा है। अब 1 करोड़ 97 लाख की शुद्धता या प्रामाणिकता के संबंध में मैं सिर्फ एक बात कहता हूं। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी जेब में 2 रुपए हैं और मेरी बाईं जेब में 3 रुपए हैं, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? मैंने कहा जी आपके पास 5 रुपए हैं। आपने अपनी जेब से निकाल के दिखाई जी मेरे पास तो 6 रुपए। तो गलत कौन है, गणित या वो बताने वाला? निसंदेह गणित गलत है। अब आप इसको सूर्य सिद्धांत पर अप्लाई कीजिए। सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि 1 अरब 97 करोड़ सृष्टि वर्ष को हो गए। इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी तो हमने पाया उत्तरायण किस दिन आ रहा है, फिर हमने देखा कि उत्तरायण उसी दिन हो रहा है। हमने संवत्सर का नाम निकाला, हमने देखा सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो आ रहा है वही आ रहा है। फिर आपने वही चीज 1 अरब 96 करोड़ के साथ भी करी तो नहीं आया। सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि कलयुग के आदि में सभी ग्रहों का मध्यम भोगांश 0 था, तो हमने 1 अरब 97 करोड़ से गणना करी तो कलयुग के आरंभ में सभी ग्रहों का मध्यम भोगांश 0 आ गया। 1 अरब 96 करोड़ से गणना करी तो कलयुग के आरंभ में सभी ग्रहों का मध्यम भोगांश 0 नहीं आता। तो कौन प्रामाणिक है फिर? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सृष्टि संवत क्रिएशन का दिन नहीं है, तो हमें किसको मानना चाहिए? हम गणित को गलत कहेंगे या उस आदमी को सही कहेंगे कि नहीं 3 + 2 तो 6 होता है, क्योंकि इसने बोला था कि 2 रुपए हैं, 3 रुपए हैं, लेकिन जब जेब से निकाले तो 6 रुपए निकले, तो 3 + 2 = 6 होता है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं करेगा। तो 1 अरब 97 करोड़ के संबंध में सांस्कृतिक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, गणितीय साक्ष्य हैं। हाँ, ये एग्जैक्ट कालक्रम का विषय नहीं है, तो इसको हम थियोलॉजी से जोड़ कर ना देखें और इसको इसी रूप में देखा जाए जिस रूप में यह विकसित हुआ है, तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा। ओम।